नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे राजा राम मोहन रॉय की ये तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि आज राजा राम मोहन रॉय पर बात करेंगे। आज एक विशेष दिन है। आज राजा राम मोहन रॉय का 254वां जन्म जयंती है। टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। 254th birth anniversary of Raja, as fondly called. उनका जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। उन दिनों बंगाल यूनिफाइड बंगाल था, इसलिए बंगाल ही कहा जाएगा। अब राजा राम मोहन रॉय की बात जब आती है तो सबसे पहले तो ये चैलेंज सामने आता है कि इनकी जो शख्सियत है वो इतना वास्ट, इतना मैमथ, इतना बड़ा है कि इनको हम कहां से शुरू करें इनके बारे में बोलना। अब आमतौर पे इनको हम सोशल रिफॉर्मर कह के छोड़ देते हैं, यानी समाज सुधारक। जी हां, समाज सुधारक तो हैं, लेकिन इनके जिंदगी के साथ ये समाज सुधार का जो ये आगे चलकर जो उनकी जो परिचिति, उनकी जो शख्सियत समाज सुधारक की बनी, ये कैसे बनी और इनके कंट्रीब्यूशंस, इन पे बात करते हैं आज। लेकिन as I said, I really don't know from where to start. His personality, his life graph is so mammoth that I feel it's a challenge to talk about him. Anyway, Raja Ram Mohan Roy को फादर ऑफ रेनेसां कहा जाता है। रेनेसां यानी पुनर्जागरण, यानी बंगाल का जो पुनर्जागरण, उसको रेनेसां कहा जाता है। और आगे चलकर हमें इस रेनेसां के दौर में बहुत सारे ऐसे शख्सियत मिले जिन्होंने बंगाल का न सिर्फ सोशल यानी समाज, बल्कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, सिनेमा, लिटरेचर, साहित्य, हर वो पहलू जो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको इन लोगों ने इतना, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको इन लोगों ने दुनिया के सामने बंगाल को एक, जो आज हम सुनते हैं विश्व गुरु, एक तरह से विश्व गुरु के रूप में उजागर किया बंगाल को। लेकिन ये जो रेनेसां हम हमेशा कहते हैं या पुनर्जागरण की बात करते हैं, इस पुनर्जागरण का जो शुरुआत है, the beginning of Renaissance was during the times of Raja Ram Mohan Roy, and he is rightly called as father of Renaissance. Raja Ram Mohan Roy ने अपना जो एजुकेशन है, अपनी जो पढ़ाई है, बहुआयाम उनकी एजुकेशन रही है। और उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला के अतिरिक्त, इसके अलावा वो अरबिक और पर्शियन यानी फारसी भाषा में भी उन्होंने पढ़ाई की। और हमेशा से उनकी एक ललक थी, उनकी एक इच्छा रही थी कि वो बाहर देशों की जो स्थिति है
समाज है, समाज का गठन है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इसको पढ़े समझे, और शायद तभी जाकर वो इतने बड़े समाज सुधारक बने। उन दिनों में समाज सुधार तो बहुत दूर की बात है, समाज की गलतियों को, समाज की खामियों को बताना भी एक तरह से गुनाह हुआ करता था। उन दिनों हम आमतौर पे कह देते हैं कि ब्रिटिश राज के आने के बाद लोगों की तकलीफें बढ़ी, तरह तरह की दिक्कतें आए, लेकिन हकीकत तो यह है ब्रिटिश के आने से पहले हमारा जो समाज था वो बहुत संकीर्ण था, यानी बहुत ज्यादा उसमें जिसको ब्रॉडनेस, या जिसको कह सकते हैं कि दूरदर्शिता, या जिसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की ओर हमारे उस समाज का रुझान नहीं था। कुछ दकियानुसी जो मूल्य या दकियानुसी जो एक प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी बनाकर रखी थी उस वक्त के समाज के लोगों ने, वही चलता आ रहा था। पंडितों का अत्याचार, महिलाओं पर खासकर, गरीब तबके पर जो मंदिर या जो ब्राह्मणों का जो अत्याचार हुआ करता था, वो इतना ज्यादा हुआ करता था कि जो गरीब तबके का आदमी था उसको ये तक उसको परमिशन नहीं थी कि वो ब्राह्मण के आगे से गुजरे, या जब ब्राह्मण लोग नदी में नहाने जाते थे या मंदिर जाया करते थे, तो ये जो नीची जाति या ये जो आम लोग हैं, इनको ब्राह्मणों के सामने से गुजरने तक का परमिशन नहीं था। महिलाओं के संदर्भ में कहें तो अत्याचार इतना ज्यादा था कि उन दिनों बाल विवाह हुआ करता था, और अमूमन यह होता था कि उम्र दराज आदमी के साथ कम उम्र की लड़कियों का, बच्चियों का शादी कर दिया जाता था। तो होता यह था कि उम्र दराज होने के कारण उनके जो शौहर थे, जो पति थे, उनकी मौत हो जाती थी, और इन बच्चियों को या ये जो विधवाएं हैं, जो विधवाएं हो जाती थी, उनको जबरन चिता पर जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। और हमारा जो समाज था वो इस सती प्रथा या इस सती को लेकर इतना ज्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड था कि उनको इसमें कोई बुराई, इसमें इन लड़कियों का दुख, एक जिंदा लड़की को चिता पर जलाया जा रहा है, उस लड़की के साथ जो हो रहा है उसको समझने तक की हमारे ये जो धर्म के ठेकेदार थे, इनको ये समझ नहीं थी, या अगर समझ थी भी तो ये चुप रहना ज्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि धर्म के ठेकेदार जो थे वो इनको ये कहते थे कि अगर इन चीजों में बाधा आए तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इष्ट देव रुष्ट हो जाएंगे, तरह तरह की तकलीफें आएंगी, तरह तरह की जो नेचुरल क्लाइमिटीज हैं वो आएंगी गांव पर। लेकिन सती प्रथा जब बच्चियों को
जिंदा चिता पर जलाया जाता था तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ तो होती थी। तो वो चीखती थी और उस चीख को दबाने के लिए जोर जोर से ढोल ताशे नगाड़े बजाए जाते थे, मानो कि कोई जश्न हो रहा है। इस चीज को राजा राममोहन रॉय ने देखा और उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने ठान लिया कि इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। सबसे हद तब हुई जब उन्होंने यही चीज उनके परिवार के अंदर होते देखा। और आगे चलकर उन्होंने इसका विरोध किया और 1829 तब अंग्रेज लोग आ गए थे, ब्रिटिश राज शुरू हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक ऐसा नाम जिनका सोशल रिफॉर्म्स बंगाल में समाज सुधार के मामले में बंगाल में बहुत योगदान रहा है। उन गिने चुने ब्रिटिश अफसरों में से थे जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है और सही के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद इनका नाम जाहिर सी बात है चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट्स के हिसाब से आगे आता है। महिलाओं का जो हक, महिलाओं के लिए जो हक की लड़ाई है, उसमें राजा राममोहन रॉय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। राजा राममोहन रॉय ने आगे चलकर कई और कुप्रथाओं के खिलाफ खड़े हुए। जैसे उसमें एक था, जैसे मैंने अभी कहा कि जो कम उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो इसको बाल विवाह कहते थे, चाइल्ड मैरिज। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वे खड़े हुए। और एक उन दिनों में कुप्रथा हुआ करता था पॉलीगैमी, यानी बहुनारी। और एक पुरुष 4-6 इस तरह से वो औरतों के साथ संबंध रख सकता था। तो इसके खिलाफ भी जो राजा राममोहन रॉय हैं उन्होंने आवाज उठाई और धीरे धीरे समाज बदला। इतना आसान नहीं था ये, मैं जिस तरह से आपको कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद लंबी हो भी गई है। तो इस मुकाम पर पहुंचना, इस एम को हासिल करना कि महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं को समाज में एक जगह देंगे, ये इतना आसान नहीं था उन दिनों। क्योंकि उन दिनों का जो समाज था वो इसी चीज को लेकर बड़े हुए थे। लिहाजा आप अगर कुछ प्रतिवाद करते तो हो सकता है आपके परिवार के अंदर कलह हो सकती थी, परिवार के अंदर झगड़ा हो सकता था। तो इस चीज को जब राजा राममोहन रॉय सोच रहे थे कि इसको और आगे इसका विस्तार कैसे करेंगे, समाज को कैसे समझाएं कि ये गलत है, तो उनके दिमाग में ये आया कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा तो उनको मिलती थी, लेकिन उनको ग्रंथ, धर्म, पुस्तक, गीता, वेद, इन चीजों की मिलती थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन राजा राममोहन रॉय को लगा कि इसके बाहर भी तो एक दुनिया है, तो इसके बाहर के दुनिया से इन महिलाओं का जब तक हम तारुफ नहीं करवाएंगे, जब तक हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये लोग खुद भी तो नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, या इनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। जो बहुत जरूरी था, महिलाओं को समझना जरूरी था कि इनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। तो राजा राममोहन रॉय ने अंग्रेजी शिक्षा, गणित, विज्ञान और फलसफा, यानी मैथमेटिक्स, साइंस, फिलोसॉफी, इंग्लिश लिटरेचर,
इन चीजों को महिलाओं तक पहुंचाने का ठाना। और डेविड हेयर, एक और युगांतकारी नाम, डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये कोलकाता के हिंदू कॉलेज की बात हो रही है, दिल्ली के हिंदू कॉलेज की बात नहीं हो रही है, जस्ट टू मेक इट क्लियर। और बाद में उन्होंने वेदांत कॉलेज, जो कि 1825 में इसकी स्थापना की, क्योंकि राजा राममोहन रॉय समझ गए थे कि अगर बदलाव लाना है समाज में, अगर कुप्रथाओं के खिलाफ लड़कियों को समझाना है, इफ women who were the sufferer were to be apprised, were to be educated about the ills, wrongs in the society, then first and foremost thing is education, and which women lacked, because women were not allowed to study other than the religious literature and if I may call it a syllabus, then syllabus relating to religion and religion. राजा राममोहन रॉय की शख्सियत, जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी है, मतलब एक वीडियो में संजोना बहुत मुश्किल है। खैर, राजा राममोहन रॉय ने इसके बाद अपना जो अपने को जो समाज सुधारक के तौर पर जो एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज का गठन किया और 1828 में ब्राह्मण समाज का फाउंडेशन हुआ। ब्राह्मण समाज, ये लोग जो थे, ये लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, यानी ये लोग सुप्रीम पावर को मानते थे। ये मानते थे कि एक कोई सुप्रीम पावर या एक कोई ऐसा है जो इस दुनिया को, पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं, यानी भगवान को मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। दे वर अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग, यानी हम जो मूर्ति बनाकर पूजते हैं उसके खिलाफ थे। ये आग को पूजते हैं। खैर, आगे चलकर हकीकत अगर मैं बयान करूं तो आगे चलकर बंगाल में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी प्रोग्रेस हुए, जितने भी समाज सुधार के काम हुए, उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज का ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद राजा राममोहन रॉय ने अपना जो लिखने के प्रति जो या लिखने को लेकर उनकी जो एक तरह से उनमें जो जज्बा थी, the writing power and the capacity he had, जिसलिए उनको इंडियन जर्नलिज्म के एक तरह से फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहते हैं। और उन्होंने ये जो बाहरी किताब पढ़े थे, बाहर के लिटरेचर पढ़े थे, इससे उनके अंदर ये जज्बा तैयार हो गया था कि समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको लेके लोगों के सामने आना है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है, तभी तो लोग जाके समझेंगे। और इसी के चलते राजा राममोहन रॉय ने 1821 में एक बांग्ला पत्रिका पब्लिश किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। चूंकि वो
फारसी भाषा के भी ज्ञानी थे, तो उन्होंने मिरात उल अकबर को भी पब्लिश किया 1822 में। राजा राममोहन रॉय एक चीज समझ चुके थे कि अगर समाज को जगाना है, महिलाओं को जगाना है, तो लेख या जो उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी उनके उनके जहन में जो मतलब आइडियाज आ रहे हैं, उनको लोगों को सामने लाना जरूरी है। और ये तभी हो सकता था अगर वो लिखें, अगर वो लेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने ये पब्लिश किए। लेकिन साथ ही साथ राजा राममोहन रॉय ये भी समझ रहे थे कि किसी चीज को अगर इन डेप्थ लिखना है, यानी डिटेल्स में लिखना है, तो उसको जानना भी बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट बी सुपरफ्लुअस, यू हैव टू हैव द डेप्थ, इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। अगर इन डेप्थ आप किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं, तो यू हैव टू नो दैट रिलीजन। Little out of the bottle, but this is the problem with today's journalists, today's media personality. They are all superfluous. खैर, तो राजा राममोहन रॉय ने ये जो ब्राह्मो समाज और ये सब तो ठीक है, लेकिन उनको लगा कि बाकी धर्मों के बारे में अगर टीका टिप्पणी करना है, सटीक टीका टिप्पणी, लोगों को जगाना है, लोगों को समझाना है, तो उनकी जो धर्म है उस धर्म को भी जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए राजा राममोहन रॉय हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों धर्मों को उन्होंने पढ़ा, इन ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, और तब उन्होंने और भी अच्छे अच्छे लेख लिखे। समाज सुधार में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कहा, वो मतलब वो इतना गहरा है कि उनके समाज सुधार को लेके बात करना ये 14-15 मिनट में मुश्किल है, इसलिए मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। इसके अलावा उनकी जिंदगी बहुआयाम रही है। हिज करियर, apart from being a social reformer, was multifaceted. He was, on one hand, definitely he was the architect of modern India, but on the other hand, he was an expert on different religion. He was, as I said, that he was the pioneer in journalism in India those days. He was bringing out 2 newspapers, Shambad Komudi and Miratul Akbar. And remember, one it was in Bangla and other was in Persian language. So it was not a very easy task. And why he read, or why he mastered Christianity and Islam apart from Hinduism, also Hinduism, because he was a Brahmo, because he knew that when he will criticize the wrongs, the ills in those religion, तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म करके मरे जाते हैं, वो लोग सबसे पहले उनको अटैक करेंगे कि आप इस बारे में क्या जानते हैं, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तो उनको अगर वो उस वक्त वे अगर उस धर्म के बारे में बता दें, धर्म ग्रंथ से वो पढ़ के बता दें, या उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है वो अगर उनको बता दें, तो जाहिर सी बात है जो उनको चैलेंज कर रहे हैं उनकी जो हालत होगी वो बिल्कुल दुबक जाएगी। तो इसीलिए उनको लगा था कि इन भाषाओं में जो एक्सपर्टाइज या इन भाषाओं को जानना भी जरूरी है, और एट द सेम टाइम ये रिलीजन को लेकर जो पढ़ना है, इन रिलीजन में जो महारत है वो हासिल करना भी जरूरी है। राजा राममोहन रॉय
1831 यानी 1831 में वो इंग्लैंड गए। उनको राजा वाले जो उपाधि था उससे नवाजा गया और राजा राममोहन रॉय इंग्लैंड में रह गए। वजह यह था क्योंकि इंग्लैंड में उनका काम यह था कि भारत में जो समाज को लेके जो काम हो रहा है या समाज को लेके जो सुधार की जरूरत है, उन चीजों को जो बरतानिया सरकार है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, उसके सामने लाएं, उसके सामने लोगों को अप्राइज करें, उजागर करें, ताकि भारत में सुधार हो, भारत के समाज में सुधार हो, जो कि बहुत जरूरी था उन दिनों। थोड़ा थोड़ा तो बदल रहा था, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा था। ये आप समझ सकते हैं, आगे चलकर इन्हीं के नक्शे कदम पर या पद चिन्हों पर, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इन तमाम चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। बाल विवाह, सती, पॉलीगैमी और विमेंस एजुकेशन। तो ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज तो थी नहीं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा था। इसको लेकर आप कहते तो लोगों में गुस्सा, इसको लेकर आप लोगों के सामने जाते तो लोगों में गुस्सा, रोष। कुछ लोग समझ सकते थे। महिलाओं को अगर आप समझाते तो महिलाएं भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके जन्म से उनके दिमाग में ये डाल दिया गया था कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हें उस चिता में जाके जलना है। उनके दिमाग में ये डाल दिया गया था, तुम औरत हो, तुम घर पर रहोगी, तुम्हारे अलावा अगर तुम्हारे पति, तुम्हारे शौहर 3600 और महिलाओं के साथ घूमते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो ये तुम्हें हंस के मानना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों के खिलाफ राजा राममोहन रॉय ने युद्ध छेड़ी थी और समाज सुधार का बेड़ा उठाया था। खैर, राजा राममोहन रॉय 1833 यानी 1833 में उनका देहांत हो गया ब्रिस्टल में, और उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको भारत नहीं लाया गया। उनकी इच्छा अनुसार ब्रिस्टल में ही उनको वहां उनकी अंत्येष्टि की गई। और आज भी वो स्मारक ब्रिस्टल में, ये मेरे पीछे जो आप बुत देख रहे हैं, मूर्ति स्टैचू देख रहे हैं, स्कल्पचर देख रहे हैं, ये बेसिकली वहीं की है जो ब्रिस्टल में जिसको बाद में इसका उन्मोचन किया गया, तो ये वही स्टैचू है। तो ब्रिस्टल में आज भी राजा राममोहन रॉय की स्मारक है, और वहां भारत से जो जाते हैं ब्रिस्टल, वो राजा राममोहन रॉय को श्रद्धांजलि देते हैं। और ब्रिस्टल के जो बंगाली हैं, ब्रिस्टल के जो बांग्ला भाषी लोग हैं, उनमें से एक दो से मेरी बात करने का मुझे मौका मिला है। तो उन लोगों ने हमेशा कहा है कि एक बहुत अलग सा वहाँ एटमॉस्फेयर है, और जाहिर सी बात है, हमें फक्र होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के राजा राममोहन रॉय थे और ब्रिस्टल आए थे 1831 में, और यहीं के होकर रह गए, और यहीं उनका जो मेमोयर है या उनका जो ये समाधि है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा राममोहन रॉय ने जो समाज सुधार का काम शुरू किया था, वो काम आगे भी चलता रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि समाज सुधार का काम एक दिन में नहीं होता है, तो राजा राममोहन रॉय को एक तरह से पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, जो पायनियर हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाया था, आवाज उठाने का इंस्पिरेशन दिया था, आवाज उठाया था। क्योंकि उन दिनों आप आवाज उठाते तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता था। समाज सुधार तो बहुत दूर की बात है, समाज की खामियों को गिनाना भी उन दिनों एक तरह से गुनाह था, खता थी। तो इन सब के बीच
राजा राम मोहन रॉय ने अपना जो ये समाज सुधार का काम और बहुआयाम जो काम, यानी सतीदाह प्रथा को लीगली बंद करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। 1829 में उन्होंने सतीदाह प्रथा को खत्म किया। हालांकि उसके बाद भी सतीदाह हुई है, छुपते छुपाते हुई है, लेकिन जो प्रतिवाद का जो हवा, प्रतिवाद का जो जलजला राजा राम मोहन रॉय लेकर आए थे, वही आगे चलकर हमारे आगे जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, कीर्ति मोहन सेन हुए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए। तो इन लोगों ने राजा राममोहन रॉय की ही वो सपना, राजा राममोहन रॉय का दिखाया हुआ रास्ते को ये लोग आगे ले गए, और इसीलिए राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ रेनेसां यानी बंगाल पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है। मैंने कोशिश किया राजा राममोहन रॉय को जितना भी हो सके कम शब्दों में, कम लफ्जों में समेटना, लेकिन यकीन मानिए यह इतना आसान नहीं था। एक बहुआयाम पर्सनालिटी, एक बहुआयाम शख्सियत, जिनकी अगर कंट्रीब्यूशन की ही बात करूं तो सुबह हो जाएगी। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव, मैं आपके साथ पल्लव घोष।